हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन ठीक चल रही है? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने ये सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का डायग्राम था। आरएनए वर्ल्ड भी कंप्लीट कर लिया, रेप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लिया, एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन बड़ी हेडिंग थी, इसमें कई बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, प्रोसेसिंग भी हो गई है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बातें देख लेते हैं कि आखिर क्या बातें लिखी हैं। जेनेटिक कोड। ठीक। इंट्रोडक्शन में एक बात समझाई गई है, उस पहले बात को समझेंगे। क्या समझाया गया है? समझाया ये गया है कि जब कभी हम लोग डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो डीएनए में पाए जाते हैं बेस पेयर। जो डीएनए बनता है इसमें भी पाए जाते हैं बेस पेयर, और इन दोनों बेस पेयर के बीच कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है। और इसी नाते बड़ा आसानी से हम डीएनए से डीएनए के सीक्वेंस को पता कर लेते हैं। या जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो आरएनए में भी बेस के सीक्वेंस पाए जाते हैं। डीएनए के जो बेस पेयर हैं और इसके जो बेस सीक्वेंस हैं, इनके बीच भी कॉम्प्लीमेंटरिटी पाई जाती है। ठीक। इस नाते डीएनए से आरएनए भी आसानी से बना लेते हैं। लेकिन आरएनए से बनाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन में पाए जाते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आरएनए के जो बेस सीक्वेंस हैं और प्रोटीन के जो अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं, इसके बीच कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। नो नो कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो मुश्किल ये है कि इन बेस सीक्वेंस और अमीनो एसिड सीक्वेंस में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी का ला लागू नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं बेस सीक्वेंस से अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन होता है। तो काम की बात ये है, काम की बात ये है, आरएनए पर जो बेस सीक्वेंस पाए जाते हैं इन्हीं को कहते हैं जेनेटिक कोडान या जेनेटिक कोड, और जो डिटरमाइन करते हैं क्या? अमीनो एसिड सीक्वेंस। आरएनए पर पाए जाने वाले बेस सीक्वेंस जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करें प्रोटीन में, उन्हीं को कहते हैं जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान। तो इंट्रोडक्शन में ये बात एनसीईआरटी में लिखी है कि डीएनए और डीएनए के बीच कॉम्प्लीमेंटरिटी है।
डीएनए आरएनए के बीच भी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन के बीच कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। लेकिन लेकिन आरएनए के बेस सीक्वेंस थे, अमीनो एसिड के बेस सीक्वेंस से डिटरमाइन होते हैं। इसी को कहते हैं, उन्हीं बेस सीक्वेंस को कहते हैं जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान। तो लिख लेते हैं इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जेनेटिक कोड क्या है, तो कहोगे ये बेस सीक्वेंस है। किस पर? एमआरएनए पर, जो डिटरमाइन करेगा क्या? अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो डिटरमाइन करेगा अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। याद रखिए, प्रोटीन के लिए कोड होता है, लेकिन एक शब्द ये भी तो है, जेनेटिक कोडान। कोडान फॉर अमीनो एसिड। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए जो स्पेशल बेस सीक्वेंस होता है, उसके लिए हम टर्म कोडान यूज करते हैं। तो कोडान किसके लिए है? किसी एक स्पेशल अमीनो एसिड के लिए। जबकि कोड किसके लिए है? तो कोड वास्तव में प्रोटीन के लिए है। और प्रोटीन जब हम बोलेंगे, इसका मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया कोड और कोडान में अंतर, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी क्लियर हो गया है कि जो एमआरएनए है, उसके जो बेस सीक्वेंस है, उसके जो बेस सीक्वेंस है, वही क्या करेंगे? प्रोटीन के अमीनो एसिड को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन सवाल है यहां बेस कितने हैं? यहां बेस केवल 4 टाइप है, और यहां अमीनो एसिड कितने हैं? तो अमीनो एसिड हैं 20 टाइप। तो सवाल है कि 4 टाइप बेस, और वो 4 टाइप बेस कौन से हैं? तो बेस वही हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। इन्हीं 4 बेस से हमको 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइन करना है। तो कैसे? तो याद रखें, इन्हीं 4 बेस से हमको क्या बनाना है? इन्हीं 4 बेस से हमको जेनेटिक कोडान बनाना है। अब एक विकल्प ये है कि हो सकता है कि सिंगलेट कोडान हो। सिंगलेट कोडान का मतलब है 1 बेस इन ईच कोडान। तो अगर प्रत्येक कोडान में एक बेस होगा, तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 4 ही कोडान बनेंगे। और 4 कोडान बनेंगे, और अमीनो एसिड कितने हैं? 20। इसका मतलब सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। ये 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर दूसरा विकल्प है कि डबलेट कोडान कर लिया जाए। डबलेट कोडान, और डबलेट का मतलब है फिर 2 बेस इन ईच कोडान।
अगर प्रत्येक कोडान में 2 बेस कर लेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 16 कोडान। अब अमीनो एसिड कितने हैं? 20। कोडान कितने हैं? 16। इसका मतलब ये भी सफिशिएंट नहीं, नॉट सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। तो फिर क्या हुआ? तो फिर तीसरा है, ट्रिपलेट कोडान। और ट्रिपलेट कोडान का मतलब ये है कि 3 बेस इन ईच कोडान। तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 64 कोडान। और जो 64 कोडान है वो सफिशिएंट है। ये हैं सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। फिर से समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोडान है वो कैसे बनेगा? तो आंसर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस से बनेगा, और वो भी कितने? तो कहोगे 3 बेस कॉम्बिनेशन। और जब 3 बेस कॉम्बिनेशन होता है तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडान। ठीक है। ट्रिपलेट कोडान के बारे में किस वैज्ञानिक ने पास्चुलेट किया? तो आंसर देंगे जॉर्ज गैमो। किसने किया? ये जॉर्ज गैमो के दिमाग के ऊपर है, और ये फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिसिस्ट हैं। तो जॉर्ज गैमो ने ही बताया कि जो कोडान होगा वो क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। लेकिन ट्रिपलेट कोडान का जो प्रूफ है, इसको प्रूव किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया है। तो प्रूव करने में 2 वैज्ञानिक के नाम लेंगे। एक का नाम है हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना। और दूसरा जो नाम है वो है मार्शल नीरेनबर्ग। 2 नाम। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोडान का नेचर ट्रिपलेट होता है, ये पास्चुलेशन किसका है? तो आंसर देंगे जॉर्ज गैमो का है। लेकिन इसको प्रूव किसने किया? तो आंसर देंगे हरगोबिंद खुराना। और किसने किया? मार्शल नीरेनबर्ग ने किया। चूज करना पड़ेगा तो क्या लगाएंगे? मार्शल नीरेनबर्ग लगाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी है कि मैसेंजर आरएनए पर जो भी बेस सीक्वेंस हैं वही प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अब सवाल है कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैसे पता चलेगा कि आखिर बेस सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए अमीनो एसिड को कैसे कोड करेंगे? तो क्योंकि बेस तो केवल कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप ऑफ बेस हैं। बेस हमारे पास 4 टाइप हैं, अमीनो एसिड हमारे पास 20 टाइप हैं। और इन्हीं 4 बेस से हमको क्या बनाना है? इन्हीं 4 बेस से हमको जेनेटिक कोडान बनाना है। तो जेनेटिक कोडान कैसे बनेगा? अगर सिंगलेट कोडान बनाओगे तो एक ही बेस होगा, और अगर एक बेस होगा तो एक बेस से केवल 4 कोडान ही बन पाएंगे, सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर डबलेट बनाओगे तो 2 बेस होंगे। तो 2 बेस होंगे क्या? 4:4 तो 16 आ जाएगा। लेकिन 16 से काम चलेगा नहीं। फिर 3 बेस के लोगे, जब 3 बेस का कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या हो जाएगा? 4:4:4। और कितने बनेंगे? 64। और ये अब सफिशिएंट होंगे किसके लिए? 20 अमीनो एसिड। 2 क्वेश्चन और बचे हैं कि आखिर हरगोबिंद खुराना ने क्या किया था और मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया था।
ये एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए से डीएनए बनाओगे, एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाओगे, न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीज टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, दीज प्रोसेस इजी टू कंसेप्चुलाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो उसमें ट्रांसफर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और क्या बनता है, फ्रॉम द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब डीआरएनए, और क्या सिंथेसाइज बंद करते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब सूचना हमारे पास किस फॉर्म में है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और बनना हमारा क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और दोनों के बीच कोई भी क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। किसके बीच, ना तो न्यूक्लियोटाइड के बीच है, ना अमीनो एसिड के बीच है। तो फिर कैसे होगा, इसका मतलब कोई तो कुछ होना ही चाहिए। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए क्या किया कि जब न्यूक्लिक एसिड में चेंज आता है तो हमें कहाँ चेंज दिख जाता है, अमीनो एसिड में चेंज दिख जाता है। चेंज करो किसमें, न्यूक्लिक एसिड, और चेंज कहाँ दिखा, अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस है वही तय करते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, लेकिन कैसे ये नहीं पता चल रहा था। फिर देखो क्या हुआ, इससे प्रपोजिशन किसका आया, इससे अंदाजा वैज्ञानिकों ने दिया क्या, जेनेटिक कोड का, जो डायरेक्ट करेगा किसको, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। इफ determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering the genetic code were most challenging. In very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines, जैसे फिजिक्स का भी टीचर चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स। सबसे पहला नाम आया जॉर्ज गैमो, फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ही आर्गूड किया क्या, कि केवल 4 प्रकार के बेस हैं और इनको कोड करना है किसके लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए। इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ईच कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। इन्होंने ही सजेस्ट किया क्या, कि कोड फॉर 20 अमीनो एसिड कोड शुड बी मेड अप ऑफ क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का या 3 बेस का बना है। वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन थी, बिकॉज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4:4:4 कितने 64 कोडान जनरेट, ये ज़्यादा हैं जितनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है 20 की है और बन कितने गए हैं 64, कोई बात नहीं। लेकिन प्रूफ नहीं दे पाए थे, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक कोडान में 3 बेस होते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये सजेशन किसका है, तो ये जॉर्ज गैमो का सजेशन है, प्रपोजल इनका है, लेकिन प्रूफ इन्होंने नहीं किया था। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडान वाज ट्रिपलेट, ये बहुत डांटिंग टास्क था, ठीक है। इस कड़ी में 2 वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक आए हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब हरगोविंद खुराना का काम देखो क्या है, तो याद कर लीजिए, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल, इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और उसमें डिफाइंड कॉम्बिनेशन रखा, जो वो चाहते थे वही कॉम्बिनेशन। इन्होंने 2 प्रकार के आरएनए बनाए, एक का नाम होमोपॉलीमर और एक का नाम कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब जितने भी बेस हों वो सब एक जैसे हों, इसको होमोपॉलीमर, जैसे यू 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 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे यू लिखो सी लिखो, फिर यू लिखो सी लिखो, यू लिखो सी लिखो, यू लिखो सी लिखो, ये देखिए 2 एक जैसे हैं, इसको कहते हैं कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर भी बनाए, कोपॉलीमर। तो हरगोविंद खुराना में याद रखिएगा, इसको नोबेल प्राइज इनको मिला है, किसके लिए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। लेकिन फिर देखो क्या है, मार्शल नीरेनबर्ग आए। मार्शल नीरेनबर्ग ने कई काम किए, सबसे पहला काम तो ये किए क्या, सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किसने किया? तो आंसर देंगे मार्शल नीरेनबर्ग ने किया। और इसी से पता चला कि कोड का हाल क्या है। इन्होंने एक एंजाइम यूज किया, एंजाइम भी पूछा जाता है। कौन सा एंजाइम? सेविरो ओखा एंजाइम। ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज है। ये क्या करता है? ये पॉलीमराइज करता है आरएनए को किसी एक डिफाइंड सीक्वेंस में। खास बात देखो क्या है, टेम्पलेट इनडिपेंडेंट। कौन सा? टेम्पलेट इनडिपेंडेंट मैनर। इसको कहते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या क्या काम किया, तो मार्शल नीरेनबर्ग के तीन काम तो आप याद रखोगे। एक तो इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाई, एक काम ये याद रखोगे। दूसरी चीज याद रखोगे, इन्होंने एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया। और एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए वो भी कैसे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में किया। उसमें डिफाइंड सीक्वेंस में इन्होंने क्या किया? आरएनए का पॉलीमराइजेशन किया। और एंजाइम कौन सा यूज किया? सेवरो ओखा एंजाइम या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये एनसीईआरटी में जो दिया यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोडान का नेचर ट्रिपलेट होता है। ये प्रपोजल किसका है? तो ये प्रपोजल है जॉर्ज गैमो का। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? तो प्रूफ दो वैज्ञानिकों ने किया। एक का नाम है हरगोबिंद खुराना और एक का नाम है मार्शल नीरेनबर्ग। लेकिन मार्शल नीरेनबर्ग ज्यादा सही आंसर है। ठीक, क्या किया था? तो हरगोबिंद खुराना ने आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए की थी, डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ आरएनए बनाया था, और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दो कैटेगरी के बनाए थे। लेकिन जब हम मार्शल नीरेनबर्ग के काम को देखते हैं तो मार्शल नीरेनबर्ग ने दो तीन काम किए। एक तो सबसे पहले इन्होंने एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया। एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए मतलब इन्होंने आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर लिया, वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। मतलब अभी होता क्या है, नेचुरल जो आरएनए बनता है वो डीएनए से बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो टेम्पलेट डिपेंडेंट होगा। लेकिन बगैर डीएनए आरएनए बनाओगे तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बनाया। एंजाइम कौन सा? सेवरो ओखा एंजाइम या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने क्या बना के दिखाया? प्रोटीन बना के दिखाया। और इसी से जेनेटिक कोडान का ट्रिपलेट नेचर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अब सवाल है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है। ये देखिए 4 बेस, 1 2 3 4 बेस ये लिख लिए। यही 1 2 3 चारों बेस ये लिख लिए और फिर चारों बेस ये लिख लिए। ठीक है, अब ये बेस लिख लेने के बाद देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। इस u को इस u के साथ लीजिए, तो जब u हो जाएगा, और u के साथ फिर ये तीसरा u लीजिए तो u हो गया। फिर इसको इसके साथ रखिए, c ले लीजिए तो u c हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको तो ज्यादा साफ दिखाई पड़ेगा। देखो, इस u को इस u के साथ रखो तो u हो गया, और फिर इस u के साथ रखा तो u हो गया। फिर इसको इसके साथ ही रखो, c ले लो तो u c हो गया। इसको इसके साथ ही रखो, फिर a ले लो तो u a हो गया। इसको इसके साथ ही रखो, g ले लो तो u g हो गया। ऐसे ही इसको इसके साथ तो UC। अब इसके साथ u लगा लो, c लगा लो, a लगा लो, g लगा लो। फिर इसको इसके साथ तो UA। फिर सबके साथ UCAG लगा दो। फिर इसी को इसके साथ ले लो UG। फिर UCAG लगा दिया। ठीक, ऐसे ही C को इसके साथ ले लो, तो जब C इसके साथ लोगे तो CU बनेगा। तो 4 देखो CU हो गए। फिर CU के साथ U ले लो, CU के साथ C ले लो, CU के साथ A ले लो, CU के साथ G ले लो। ऐसे ही C को C के साथ तो C ले लिया। फिर CC के बाद U ले लो, CC के बाद G, CC के बाद A, CC के बाद G। फिर C को A के साथ ले लो तो CA के बाद U, CA के बाद C, CA के बाद A, CA के बाद G। ऐसे ही पूरा बना सकते हो। जैसे इधर G ले लिया, इधर भी G ले लिया,
तो जी जी हो जाएगा, और यहाँ भी जी ले लिया तो जी जी जी, देखो तीनों एक साथ आ गए। ठीक, तो कोई खास बात नहीं है, आप 64 कोडान बना सकते हो, एग्जामिनर आपसे 64 कोडान बनवाएगा नहीं। ठीक है, और ना ही 64 कोडान आपको याद रखना है, लेकिन कुछ आपको याद रखने होंगे, जैसे जैसे कम से कम 3 तो 4 याद ही कर लीजिए। कौन कौन से याद कर लीजिए, जैसे यू 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 याद कर लीजिए, जैसे सी 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 याद कर लीजिए, जैसे ए याद कर लीजिए, जैसे जी 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 याद कर लीजिए। कम से कम ये 4 जरूर याद कर लीजिए। यू 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 किसके लिए है, फिनाइल एलानाइन के लिए है। सी 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 देखो यहाँ लिखा है, सी 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 ये किसके लिए है, तो कहोगे प्रोलीन के लिए है। ए तो देखो ये ए यहाँ लिखा है, ये लाइसीन के लिए है, ये आया हुआ सवाल है नीट में। और जी 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 ये देखो यहाँ लिखा है, ये ग्लाइसिन के लिए है। ठीक है, तो सारे नहीं याद कर सकते तो कम से कम 4 ये याद कर लोगे। इन 4 के अलावा और कुछ याद कर लेना है, जैसे ए यू जी, ये देखो कहाँ लिखा है ए यू जी, तो ए यहाँ लिखा है, यू यहाँ लिखा है, ए यू जी ये देखो लिखा है। तो ए यू जी किसके लिए है, तो आप कहोगे मिथियोनिन के लिए। और देखो ये देखो एक यू जी ए यहाँ लिखा है, और ये 3 कोडान ये, और यू ए यू ए जी और यू जी ए, ये 3 और याद रखिए, स्टॉप कोडान। ठीक है, जैसे ये ए और ए जी ये नीट में पूछा जा चुका है। ए और ए जी किसका है, और आंसर देंगे किसका है, तो देखो यहाँ लिखा है ए और ए जी दोनों किसके हैं, दोनों ये लाइसिन। देखो किस्मत खराब होगी तो एग्जामिनर कोई भी जेनेटिक कोड उठा सकता है और कोई भी पूछ सकता है, तो याद मुश्किल है। कोशिश करोगे तो याद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 20 कोडान याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 4 ये याद रखिएगा और 4 ये याद रखिएगा, इतना तो कम से कम आप याद ही रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी में जो हेडिंग दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कौन से सैलिएंट फीचर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो ट्रिपलेट नेचर है। देखो लिखा है कोडान इज ट्रिपलेट, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रिपलेट कोडान। ट्रिपलेट कोडान का मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईच कोडान, जितने भी कोडान हैं वो बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस या 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और वो भी कहाँ, ओवर एम आर एन ए। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, जब ट्रिपलेट कोडान की बात करते हैं तो टोटल बन जाते हैं 64 कोडान, और इन 64 कोडान में से जो 61 कोडान है, 61 कोडान है, इनको कहा जाता है सेंस कोडान।
इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है कि ये कोड करेंगे फॉर अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन जैसे जैसे कि एग्जाम्पल इसमें से देख लेते हैं। इसी 61 कोडान में से एक कोडान है AUG। ये कोड करेगा फॉर मिथियोनिन, कोड करेगा मिथियोनिन के लिए। और ये जो AUG है इसी को कहा जाता है स्टार्टर कोडान। तो AUG दो काम करेगा, ये स्टार्टर कोडान का भी काम करेगा और ये मिथियोनिन के लिए कोड भी करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन जो बचे कितने बचे, 3 कोडान। और वो जो 3 कोडान बचे उनको कहा जाता है नॉनसेंस कोडान। अब ये नॉनसेंस कोडान क्या है, तो ये नहीं कोड करते हैं, नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड बनने के लिए कोड नहीं करते हैं। तो जब ये कोड नहीं करेंगे तो फिर इनका काम क्या है, तो ये नॉनसेंस कोडान एक्ट एज टर्मिनेटर कोडान, या इन्हीं को कहते हैं स्टॉप कोडान। और होते कौन से हैं, तो देखो कौन से होते हैं। वो ये 3 हैं, वो ये हैं UAA, UAG और UGA। यही तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडान, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोडान का पूरा सिस्टम ये है कि प्रत्येक कोडान में कॉम्बिनेशन है 3 बेस या 3 न्यूक्लियोटाइड का। टोटल होते हैं 64 कोडान। उसमें से जो 61 हैं वो सेंस कोडान होते हैं, वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। उसी में से एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे AUG, ये मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। हाँ, ये स्टार्टर कोडान का भी काम करता है। मतलब फर्स्ट कोडान, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कोडान कौन होगा, तो आंसर देंगे हम AUG होगा, ठीक है। लेकिन जो 3 कोडान बचे कौन से, वो ये बचे हैं UAA, UAG और UGA। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों नॉनसेंस कोडान हैं। नॉनसेंस, ये कोड नहीं करते हैं अमीनो एसिड के लिए, इस नाते ये काम करते हैं एज ए टर्मिनेटर कोडान या एज ए स्टॉप कोडान, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी देख लिया, पढ़ लेते हैं NCERT में। लिखा है कोडान ट्रिपलेट होता है, जिसमें जो 61 कोडान हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, और जो 3 कोडान हैं वो डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इसी नाते वो क्या कहे जाते हैं, स्टॉप कोडान कहे जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं AUG के 2 फंक्शन हैं। AUG मिथियोनिन के लिए कोड भी करता है, और यही स्टार्ट कोडान या क्या है, इनिशिएटर कोडान। जबकि UAA, UAG और UGA क्या है, स्टॉप या टर्मिनेटर कोडान की तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, साथ में ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं डीजेनरेट नेचर। तो इसका मतलब देखो क्या है, डीजेनरेट नेचर ऑफ कोडान। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के लिए मेनी कोडान पाए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं अमीनो एसिड के नाम पर हमने लिख लिया फिनाइल एलानाइन, और इसके 2 कोडान होते हैं UUU और UUC। आप इमेजिन करो कि अगर ये कोड
अगर ये कोड लॉस हो जाए, अगर ये कोड लॉस हो जाए तो भी फिनाइल एलानाइन अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है किसके द्वारा, यूयूसी। तो यूयूयू की जगह अगर यूयूसी भी आ गया तो भी अमीनो एसिड में चेंज नहीं होगा। तो होता क्या है कि जब कभी अमीनो एसिड कोडेड बाय मेनी कोडान, तो इसी कंडीशन को कहते हैं डीजनरेट। अब यहाँ डीजनरेट शब्द का मतलब देखो क्या है, ये देखिए ये थर्ड जो बेस है यही तो चेंज है। डीजनरेट किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे थर्ड बेस के लिए। कोडान का जो थर्ड बेस है उसमें आप चेंज कर लीजिए, उससे बन जाता है क्या, डीजनरेट नेचर ऑफ कोडान। डीजनरेट होने का मतलब यह है कि अगर एक कोडान डीजनरेट हो गया तो उसकी जगह दूसरा कोडान ले लेगा और वो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो जब कभी एक अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, तो उसी कंडीशन को कहते हैं डीजनरेट। और डीजनरेट नेचर किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो आंसर देंगे क्या, थर्ड बेस के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे फिनाइल एलानाइन, जैसे फिनाइल एलानाइन कोडेड बाय यूयूयू एंड यूयूसी। केवल दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, केवल दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सिंगल कोडान के द्वारा कोड किए जाते हैं। दिखाते हैं आपको टेबल में। एक ये कोडान लिखा है यूजीजी और एक ये लिखा है एयूजी, बस ये दो ऐसे कोडान हैं, दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सिंगल कोडान, वरना किसी के दो कोडान है, किसी के तीन कोडान है, किसी के चार। जैसे देखो आर्जिनिन के कितने हैं, चार कोडान हैं, सेरीन के यहाँ दो लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे आर्जिनिन के दो यहाँ और लिखे हुए हैं, छः कोडान हो गए। ये देखो ग्लाइसिन के चार कोडान हो गए, एलानाइन के चार कोडान हो गए, वैलिन के चार कोडान हो गए, ठीक है। आइसोल्यूसिन के तीन कोडान हो गए, ल्यूसिन के चार हो गए, प्रोलिन के चार हो गए। ऐसे ही मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिनके एक से ज़्यादा कोडान पाए जाते हैं, केवल दो हैं जिनके केवल एक एक कोडान पाए जाते हैं। एक का नाम है ट्रिप्टोफान यूजीजी। तो ये काम की बात मिल गई आपके, यही स्टार बना के हम लोग लिख लेंगे। दो अमीनो एसिड हैं, दो अमीनो एसिड हैं, हैव वन कोडान फॉर ईच। कौन से, एक है यू जी जी और एक है ए यू जी। ये है ट्रिप्टो, देख लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं गलत ना होने पावे। ये देखो लिखा है यू जी जी, ट्रिप्टोफान यू जी जी। ट्रिप्टोफान और मिथियोनीन, यही दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनका केवल एक एक कोडान है। बाकी सारे अमीनो एसिड के किसी के दो हैं, किसी के तीन हैं और किसी के चार हैं और किसी के छह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजेनरेट नेचर क्लियर हो गया। देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। लिखा हुआ है सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन। जब कभी किसी अमीनो एसिड को ढेर सारे कोडान के द्वारा कोड किया जाए तो इसी को कहते हैं क्या, डीजेनरेट। और डीजेनरेट किस बेस के लिए होता है, तो अक्सर देखेंगे ये थर्ड बेस के लिए होता है। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कंटिन्यूअस फैशन, या इसको कहते हैं नो पंक्चुएशन। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। अगर हम जेनेटिक कोडान की बात करें,
तो इसको पढ़ा जाता है रीड इन कंटिन्यूअस फैशन, या इसी को कहते हैं कामा लेस, या इसी को कहते हैं नो नो पंक्चुएशन। नो पंक्चुएशन, इसका मतलब जरा समझ लीजिए। तो पहला सवाल ये है कि मान लेते हैं कि ये mRNA है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये mRNA है। अगर ये mRNA है तो फिर ये होगा 5' ये होगा 3'। और मान लेते हैं इस पर कोई भी बेस लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा है AUG UUU UUC AAG, ऐसे कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो जेनेटिक कोड पढ़ा कैसे जाता है, तो याद रखिएगा ये mRNA पर पढ़ा जाता है 5' to 3' डायरेक्शन। तो रीड किस दिशा में करेंगे, तो कहोगे इन 5' to 3'। एक क्वेश्चन तो ये है, और कहाँ पढ़ोगे, तो ऑन mRNA, ठीक। यहाँ कंटिन्यूअस फैशन का मतलब देखो क्या है। कंटिन्यूअस फैशन का मतलब ये है कि वैसे तो दिख रहा है कि एक कोडान ये है, एक कोडान ये है, एक कोडान ये है, एक कोडान ये है, लेकिन कंटिन्यूअस फैशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मान लेते हैं कि ये बेस, ये इस बेस को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। तो इसको अगर डिलीट करोगे तो रिजल्ट जरा देखो क्या आएगा। तो रिजल्ट का हाल ये होगा कि mRNA ऐसे रहेगा, ये 5' रहेगा, ये 3' रहेगा। और देखो बेस कैसे पढ़ेंगे, बेस ऐसे पढ़ेंगे, जहाँ A था वहाँ A रहेगा, जहाँ U था वहाँ U रहेगा, जहाँ G था वहाँ G रहेगा। अब इस U की जगह ये वाला U आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला। अभी तक कितने थे, 1 2 3 4 5 U थे, अब कितने बचे, 4। फिर देखो क्या होगा, फिर C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर G आ जाएगा। अब देखो कोड में चेंज कैसे आएगा, तो चेंज देखो बेटा कैसे आता है। AUG में तो कोई चेंज नहीं आया, जी जैसे था वैसे ही रहा। तो जरा एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ हम लोग UUC लिख लेते हैं, तो चेंज भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ A लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यू लिखे थे तो हमने कहा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो देखो मान लेते हैं AUG है, UUC है, AUC है, AAG है, और मान लेते हैं ये वाला U डिलीट हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाला U डिलीट हो गया होगा, मान लेते हैं इसके बाद भी जरा सही कर लेते हैं। अब सही, ठीक है। मान लेते हैं AUG UGG AUC AAG लिखा है, ठीक है, और हमने यहाँ से U निकाल लिया। तो देखो क्या होगा, जहाँ A था वहाँ A रहेगा, जहाँ U था वहाँ U रहेगा, जहाँ G था वहाँ G रहेगा। अब इस U की जगह क्या आ जाएगा, इस U की जगह G आ जाएगा, तो ये वाला G इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला A आ जाएगा, फिर ये वाला U आ जाएगा, फिर ये वाला C आ जाएगा, फिर ये वाला A आ जाएगा, फिर ये वाला A आ जाएगा, फिर ये वाला G आ जाएगा। अब कोडान देखो कैसे चेंज होंगे। AUG में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो UGG था वो देखो क्या हो गया है, वो GGA हो गया, और जो AUC था वो अब UCA हो गया। इसका मतलब जरा देखो, अगर हम यहाँ कहते कामा लगा है इस जगह, या इस जगह कामा लगा है, तो क्या होता। तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लेते, ये वाला कोडान खराब हो जाता, ये वाला कोडान तो ना खराब होता, ना ये वाला कोडान खराब होता। तो कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है
कामा लेस होता है या कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। इसी नाते जब इसको हमने डिलीट किया तो बेस इधर की तरफ क्या कर गए, शिफ्ट कर गए। ये किस चीज के नाते हुआ, कंटिन्यूअस फैशन के नाते हुआ। तो याद रखिएगा जेनेटिक कोड रीड किया जाता है कंटिन्यूअस फैशन में और इसमें कोई कामा नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। इसी नाते अगर डिलीट करोगे या इसी जगह इंसर्ट भी अगर कर दो, अगर इंसर्ट भी कर दोगे तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, डिलीट करेंगे तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर इंसर्ट करेंगे तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस में ही शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जेनेटिक कोड में सीक्वेंस बदल जाएंगे। तो जेनेटिक कोड में बेस बदल जाते हैं बेस निकालने से या बेस डालने से, किसके नाते, तो आंसर देंगे कंटिन्यूअस फैशन के नाते। ठीक है, चलिए अगला पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कोडान को रीड करेंगे एमआरएनए पर, कैसे, कंटिन्यूअस फैशन में, और कौन सी दिशा में पढ़ेंगे, 5' to 3'। यहाँ क्या नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल देख लेते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल नेचर। अब यूनिवर्सल नेचर देखो, यूनिवर्सल नेचर ये कहता है, यूनिवर्सल नेचर ये कहता है कि कोई भी जेनेटिक कोडान, कोई भी जेनेटिक कोडान कोड फॉर, किसके लिए कोड करेगा, तो आंसर देंगे सेम अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे चाहे वो क्या हो, बैक्टीरिया हो, और चाहे वो क्या हो, ह्यूमन हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो बैक्टीरिया है या ह्यूमन है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यू 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 है, ठीक है, तो यू 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 फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करेगा। अब वो फिनाइल एलानाइन के लिए ही कोड करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो और चाहे वो क्या हो, ह्यूमन हो। तो इसका मतलब है सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोडान किसी एक सेम अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड का मतलब हुआ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। हाँ, वो सेम होगा किसमें, सभी ऑर्गेनिज्म में। इसी नाते क्वेश्चन पूछा गया है, इसी प्रॉपर्टी के नाते, इसी यूनिवर्सल नेचर के नाते ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। पूछा गया सवाल है, ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया में सिंथेसाइज कर सकते हैं जेनेटिक कोड की किस प्रॉपर्टी के नाते, तो आंसर क्या देंगे, यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोडान। बस इसका एक दो अपवाद हैं, अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सल नेचर, तो एक्सेप्शन में कुछ एक्सेप्शन हैं क्या, जेनेटिक कोडान इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उससे जो एमआरएनए बनेंगे वो इसका एक्सेप्शन है, उससे जो प्रोटीन बनेगी, या सम जेनेटिक कोडान इन प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ में कुछ जेनेटिक कोडान है जो इसका एक्सेप्शन है,
और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से आरएनए जो बनते हैं उस पर जो कोडान है वो भी इसके एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में। द कोड यूनिवर्सल होता है, जैसे बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक यू किसको कोड करता है, फिनाइल एलानाइन, दोनों में। बस कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, जैसे कुछ कोडान कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ कहाँ पाए जाएंगे, प्रोटोजोन में। ठीक है, तो हमने सारी प्रॉपर्टी क्लियर कर ली है। अब हम हेडिंग पढ़ते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। देख लो कोडान, यहाँ लिखा है AUG, इसका मतलब ये है मिथियोनिन, ये फिनाइल एलानाइन, ये फिनाइल एलानाइन, ये फिनाइल एलानाइन, ये फिनाइल, सब फिनाइल एलानाइन है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। वैसे ये देखो दिया है, तो ये मिथियोनिन है, AUG हो जाएगा, फिर चाहे कुछ ले लीजिए, UUC, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में म्यूटेशन कैसे होता है ये भी आपको समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में म्यूटेशन तो पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ म्यूटेशन पढ़ने का जो मेन मतलब है कि म्यूटेशन का जेनेटिक कोड पर क्या असर पड़ेगा, उस रेस्पेक्ट में हम ये हेडिंग पढ़ेंगे। तो देखो क्या असर पड़ेगा वो आप समझिए। देखिए होता क्या है कि इतना तो आपको पता ही है कि डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, और डीएनए में पाए जाते हैं बेस पेयर और आरएनए में पाए जाते हैं बेस। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें यहाँ A T A G बेस पाए जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ T, यहाँ A, यहाँ T और यहाँ C पाए जाएगा। मान लेते हैं कि इससे सामान्य आरएनए बना, तो अगर सामान्य आरएनए बनेगा तो मान लेते हैं कि ये 3' to 5' है, तो इसी से आरएनए बन जाएगा। तो देखो आरएनए कैसा बनेगा, आरएनए ए की जगह क्या आएगा, टी, और यहाँ होता है यू, टी की जगह क्या आएगा, ए की जगह क्या आएगा, यू, और जी की जगह क्या आएगा, सी। ये बेस सीक्वेंस बन गया किस पर, mRNA पर। अब देखो क्या होने वाला है। मान लेते हैं कि ये बेस पेयर, इस बेस पेयर में म्यूटेशन हो गया, और बेस पेयर में म्यूटेशन होने के बाद देखो हुआ क्या, हुआ ये कि ये अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, जहाँ ए था वहां हो गया है सी, और बाकी ये जी। तो इधर की तरफ क्या है, इधर टी है, यहाँ ए है, और यहाँ सी है, तो यहाँ क्या हो गया होगा, जी, और यहाँ सी। अब आप जरा देखिए, ये चेंज बेस पेयर है। ठीक, अगर इस चेंज बेस पेयर से आरएनए बनाओगे तो हाल क्या होगा, तो हाल देखो क्या होगा, ए की जगह यू होगा, टी की जगह ए होगा, और सी की जगह जी होगा, और जी की जगह सी होगा। अब काम की बात देखो, पहले जो कोडान बना था वो UAU बना था, और अब जो कोडान बना है वो UAG। ये कोडान और ये भी क्या है, कोडान। देखो चेंज, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या, कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए पर बेस पेयर पाए जाते हैं, आरएनए पर बेस पाए जाते हैं, अगर बेस पेयर में कोई म्यूटेशन हुआ, जैसे हमने आपको चेंज करके दिखाया, तो अगर चेंज बेस पेयर में आएगा
तो mRNA के बेस सीक्वेंस में भी चेंज होगा। तो क्या चेंज हो जाएगा? कोडान में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि अगर हम डीएनए में चेंज कर रहे हैं तो आरएनए के बेस सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, और आरएनए के बेस सीक्वेंस के चेंज होते ही कोडान चेंज हो जाएंगे। और फिर कोडान चेंज होते देखो क्या होगा, अगर कोडान चेंज होगा तो आपको क्या लगता है अमीनो एसिड नहीं चेंज होंगे? तो जो कंक्लूसिव बात है वो ये है, क्या है कि आप डीएनए में करो क्या? म्यूटेशन। तो हमको चेंज कहाँ मिलेगा? एमआरएनए के कोडान में। तो हमको फिर चेंज कहाँ दिखाई पड़ेगा? प्रोटीन के अमीनो एसिड। इस म्यूटेशन का असर यहाँ पड़ेगा और इसका असर कहाँ पड़ेगा? अमीनो एसिड में पड़ेगा। ठीक। अब सवाल है कि फिर म्यूटेशन दो प्रकार का होगा। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, यहाँ चेंज होता है किसमें? सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर में चेंज होगा। तो अगर एक बेस पेयर में चेंज होगा तो सिंगल बेस चेंज हो जाएगा। कहाँ? एमआरएनए। तो सिंगल कोडान चेंज होगा, तो सिंगल अमीनो एसिड चेंज होगा। फिर से समझते हैं, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है सिंगल बेस पेयर में चेंज, और एक बेस पेयर में चेंज होगा तो एक बेस बदल जाएगा एमआरएनए में, एक बेस बदलेगा तो एक कोडान बदल जाएगा, तो एक अमीनो एसिड बदल जाएगा। इसी का तो एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में हुआ क्या था, एक कोडान था AGA, सिकल सेल एनीमिया में जो 6th पोजीशन था, 6th पोजीशन पर जो कोडान था वो AUG हो गया था, AUG हो गया था। और जैसे AUG हुआ था वैसे 6th नंबर पर क्या आ गया था? वैलीन। तो जैसे ही वैलीन आया, AAG की जगह AUG हुआ था, और जैसे वैलीन आया था वैसे बीटा चेन चेंज हो गई थी। तो ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो देखो, दूसरा तरीका है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये क्या है? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की जो खास बात है, यहां चेंज इन मोर बेस पेयर होता है। यहां केवल एक बेस पेयर में चेंज है, यहां मोर बेस पेयर में चेंज है, एक बात। दूसरा, ये होता कैसे है? तो बाई या तो डिलीशन होगा या तो इंसर्शन होगा बेस पेयर्स का। बेस पेयर का या तो डिलीशन होगा या तो इंसर्शन होगा। इसी नाते यहां जो चेंज नजर आएगा, चेंज
seen in many कोडान। जबकि पॉइंट म्यूटेशन में क्या था, केवल एक ही कोडान चेंज हुआ था। पॉइंट म्यूटेशन में केवल एक कोडान चेंज होता है, फ्रेम शिफ्ट में कई कोडान चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां चेंज आता है, चेंज इन रीडिंग फ्रेम। तो ये याद रखिएगा, म्यूटेशन दो प्रकार के यहाँ होंगे, एक होता पॉइंट म्यूटेशन, एक होता फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में केवल एक बेस पेयर में चेंज होता है, इसी नाते एक बेस चेंज होगा, इसी नाते एक कोडान चेंज होगा, एक अमीनो एसिड चेंज होगा। यहाँ हाल बहुत खतरनाक है। यहाँ क्या है, यहाँ इंसर्शन या डिलीशन करोगे बेस पेयर्स का। अब जब कई बेस पेयर्स का इंसर्शन डिलीशन करोगे तो कई कोडान में चेंज हमको देखने को मिलेगा। जब कई कोडान में चेंज देखने को मिलेगा तो कई अमीनो एसिड बदल जाएंगे। यहाँ पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है, तो यहाँ रीडिंग फ्रेम बदलेगा, इसी नाते इसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। हमको यहाँ डिटेल में यही पढ़ना है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक, देखते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन और एक को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन म्यूटेशन। मतलब जरा समझ लो क्या है, मतलब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जरा, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर mRNA है और यहाँ पर हम कोई भी बेस लिख लेते हैं, AUG AAG ACA हमने लिख लिया, ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट डिलीशन का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ये बेस डिलीट हो जाए, तो डिलीट होने के बाद हाल जरा देखो क्या होगा। तो हाल ये होगा, ये mRNA ऐसे रहेगा। अभी AUG में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब जब ये वाला निकाल लोगे, इसमें एक गलती होगी, इसको सही कर लेते हैं जरा बेटा। यहाँ मान लेते हैं AGG है, ठीक है। अगर हम ये A निकाल लेंगे तो देखो हाल क्या होगा। अभी देखिए स्थिति ये है कि भाई एक कोडान ये है, एक कोडान ये है, एक कोडान ये है, 3 कोडान दिख रहे हैं। अगर हम A डिलीट करेंगे तो हाल देखो क्या होगा। हाल ये होगा कि ये A निकल जाएगा तो ये वाला G जो है, ये जो G है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे G, ये वाला G यहाँ जाएगा तो ये भी G, फिर A, फिर C, फिर A। और कोडान का हाल देखो क्या होगा। AUG में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन देखो ये कोडान चेंज हो गया तो ये भी कोडान तो चेंज हो गया। तो देखिए ध्यान से, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कोई बेस निकाल लेते हैं तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट करता है किधर की तरफ, उसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, जिधर की तरफ जहां से हमने क्या किया है, डिलीशन किया है। इंसर्शन को जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बेस mRNA है, उस पर कोई बेस सीक्वेंस AUG UCG AGA हमने लिख लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम A को इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर A को इंसर्ट करोगे तो रिजल्ट जरा देखो क्या होगा। रिजल्ट ये होगा,
देखो ए यू जी तो वैसे ही लिखेंगे ए यू जी। अब यहाँ देखिए यू सी, एक कोडान ये था, एक कोडान ये था, एक कोडान ये था। अब जब यहाँ ए आ जाएगा तो देखो क्या होगा। अब ऐसे लिखेंगे ए के बाद लिखेंगे यू के बाद लिखेंगे सी के बाद लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे ए। अब देखो कोडान कैसे चेंज हुई। देखो ए यू जी तो वैसे ही लिखा है, लेकिन अभी देखो नया कोडान आ गया ए यू सी जी ए जी। अब देखिएगा ये कोडान भी चेंज हुआ, ये कोडान भी चेंज हो गया। कब? जब इंसर्शन किए हैं। और इसमें देखिए जब डिलीशन किए तो ये कोडान चेंज, ये कोडान चेंज। बस फर्क ये हुआ है कि जब इंसर्शन करते हैं तो रीडिंग फ्रेम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार का, एक फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और एक फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। लेकिन में दोनों में सबसे काम की बात है वो ये है कि शिफ्टिंग किधर होगी। तो अगर हम डिलीशन करेंगे तो शिफ्टिंग उस पॉइंट की तरफ होगी, टूवर्ड द पॉइंट होगी। जबकि अगर इंसर्शन करेंगे तो अवे द पॉइंट होगी। अगर इंसर्शन करेंगे तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा और अगर डिलीशन करेंगे तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। लेकिन शिफ्ट चेंज दोनों में होगा, चाहे डिलीशन करो और चाहे क्या करो, इंसर्शन करो। जिस पॉइंट से डिलीशन करोगे या जिस पॉइंट से इंसर्शन करोगे उस पॉइंट के आगे के जितने कोडान हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो काम की बात लिखते हैं। एक होता है फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। इसमें रीडिंग फ्रेम शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, तो कहेंगे टूवर्ड पॉइंट ऑफ डिलीशन। जिधर डिलीशन हो रहा हो, जहां डिलीशन हुआ है उधर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर हुआ है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन तो भी रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। रीडिंग फ्रेम शिफ्ट करेगा किधर, तो कहोगे अवे, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ मान लेते हैं ये mRNA है और मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिलीशन करेंगे तो शिफ्ट इधर की तरफ होगा, सॉरी, तो शिफ्ट इधर की तरफ होगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर इंसर्शन करेंगे, इंसर्शन करने पर शिफ्ट इधर की तरफ होगा। बस ये आप दिमाग में रखिएगा शिफ्टिंग किधर हो रही है। तो डिलीशन में जो शिफ्टिंग है वो पॉइंट की तरफ है और इंसर्शन में जो शिफ्टिंग है वो पॉइंट से अवे है। इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि डिलीशन किए हैं कि इंसर्शन। अगर डिलीशन करेंगे तो टूवर्ड शिफ्ट होगा और इंसर्शन करेंगे तो अवे शिफ्ट होगा। ठीक, अब दो बातें और समझ लेनी बस। रीडिंग फ्रेम चेंज, किस परिस्थिति में रीडिंग फ्रेम चेंज होगा और किस परिस्थिति में रीडिंग फ्रेम नॉट अल्टर, कब चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जरा देखो, मान लेते हैं कि ये कोई mRNA है, इस पर कोई भी बेस सीक्वेंस लिख लेते हैं ए जी यू ए यू जी जी सी ए
ये हमने लिख लिया। अभी देखो, मान लेते हैं कि एक बेस यहां से डिलीट कर दो तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मान लेते हैं दो बेस डिलीट कर दो तो भी इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मान लेते हैं कि एक बेस इंसर्ट कर दो तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक और बेस इंसर्ट कर दो तो भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन 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 यदि ये तीनों बेस ये तीनों बेस अगर ये तीनों बेस अगर ये तीनों बेस बाहर निकाल लिए जाएं या तीन इसी जगह डाल दिए जाएं तो क्या होगा? तो देखो, अगर तीनों निकाल लोगे तो ना तो ये कोडान चेंज होगा ना तो ये कोडान चेंज होगा, और अगर तीन यहाँ डाल दोगे तो एक नया कोडान यहाँ आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि रीडिंग फ्रेम किस स्थिति में चेंज या अल्टर होता है। तो कहोगे इफ 1 या 2 बेस क्या किए जाएं, इंसर्ट या डिलीट किए जाएं। अगर एक या दो बेस इंसर्ट या डिलीट करोगे तब तो रीडिंग फ्रेम में अंतर आएगा, कब नहीं बदलेगा। इफ 3 या मल्टीपल बेस क्या किए जाएं, इंसर्ट या डिलीट किए जाएं। अगर 3 या मल्टीपल बेस इंसर्ट या डिलीट करोगे तो फिर रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। बस वो 3 बेस कहाँ इंसर्ट या डिलीट करोगे तो ये याद रखिएगा आफ्टर। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं वो 3 यहाँ से निकाल लें। अगर ऐसी स्थिति हो, जरा देखो, ए ए जी जी ए सी सी ए जी ऐसे कुछ लिखा है और हमने कहा कि 3 निकालने पर चेंज नहीं होता है। देखो, अगर हम 3 ये निकाल लें तो अगर ये 3 निकालोगे तब तो चेंज हो जाएगा, ये कोड भी खराब होगा, ये कोड भी खराब होगा। तो 3 निकालने पर चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी भी शर्त है। शर्त क्या है? वो निकालो आप 3 के बाद या 6 के बाद या 9 के बाद तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आफ्टर 3 बेस या आफ्टर 6 बेस या आफ्टर 9 बेस, अगर ऐसा करने के बाद 3 निकाल लो या 3 डाल दो तो रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। रीडिंग फ्रेम में चेंज कब आएगा? जब एक या दो बेस इंसर्ट करो या डिलीट करो तो रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, लेकिन 3 बेस या इंसर्ट करो या डिलीट करो तो रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। बस शर्त है वो 3 के बाद 3 निकालो या 6 के बाद 3 निकालो या 9 के बाद 3 निकालो। ठीक है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में। देखो क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। कह रहा है म्यूटेशन पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में। लार्ज डेरिशन या लार्ज रीअरेंजमेंट अगर सेगमेंट ऑफ डीएनए में होता तो बहुत आसानी से उसको हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं। लॉस या गेन ऑफ ए जीन सो फंक्शन, साथ में जीन फंक्शन चेंज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल एग्जाम्पल पहले से ही पता है, क्या है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर, बीटा ग्लोबुलिन के लिए चेंज हो जाता है अमीनो एसिड रेसिड्यू, कौन सा? ग्लूटामेन, उसकी जगह क्या आ जाता है? वैलिन। ये कंडीशन कौन सी थी? सिकल सेल एनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्ट करो या डिलीट करो बेसेज इन स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं, इसको ऐसे समझ लेंगे जैसे लिखा है राम हैज रेड कैप, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये। देखो बी को यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो बी को इंसर्ट करेंगे तो असर देखो क्या आएगा। देखो क्या असर आएगा, पहले बी इंसर्ट किया, फिर बी आई इंसर्ट किया, फिर बी आई जी। देखो एक इंसर्ट किए तो रीडिंग फ्रेम बदला, 2 इंसर्ट किए तो भी रीडिंग फ्रेम बदला, 3 इंसर्ट किए तो ना तो इसमें कोई चेंज आया है ना तो इसमें कोई चेंज आया है। ठीक, ऐसे देखो राम हैज रेड कैप था, इसमें से पहले आर हटाए, फिर ई हटाए, फिर डी हटाए, तो आर हटाए तो भी चेंज हुआ, आर ई हटाए तो भी चेंज हुआ, और आर ई डी तीनों हटाए तो ना राम में चेंज है, ना हैज में, ना कैप में चेंज है। ठीक, द कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। क्या? ये इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन करो या क्या करो? डिलीशन करो। क्या एक या क्या 2 बेस चेंजेज इन क्या हो जाएगा? रीडिंग फ्रेम।
उसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जहां से इंसर्शन किए होगे या जहां से डिलीशन किए होगे। ठीक है, इसी को कहते क्या है, इसी को कहते हैं या तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इंसर्शन करो या डिलीशन करो, किसका, 3 या उसके मल्टीपल बेस, तो क्या होगा, इंसर्ट या डिलीट इन 1 या मल्टीपल कोडान या 1 या मल्टीपल अमीनो एसिड, तो रीडिंग फ्रेम क्या होगा, अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होगा फ्रॉम दैट पॉइंट। रीडिंग फ्रेम कब चेंज नहीं होगा, तो जब 3 या 3 के मल्टीपल बेस को इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, तो रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 1 या 2 इंसर्ट या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम में चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग छोटा सा पोर्शन है टीआरएनए ये पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर पर ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय बच्चों।